ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नेचुरल सोर्सेज हैं उनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल और फॉसिल भी कहते हैं फ्यूल्स, आपकी मर्जी है जो कह ले। तो फॉसिल फ्यूल्स या फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? देखिए, कोई भी बायोलॉजिकल मटेरियल है, उसमें आपके प्लांट्स भी हो सकते हैं, उसमें आपके एनिमल्स भी हो सकते हैं। अगर वो कहीं पे मर गए थे, अगर जानवर था तो मर गया था, अगर प्लांट था तो सूख गया था, यानी डेड प्लांट्स और जो डेड एनिमल्स हैं, अगर वो कंप्लीटली डिकम्पोजिशन से पहले अगर जमीन में दफन हो जाते हैं, अगर जमीन में दफन हो जाते हैं कंप्लीट डिकम्पोजिशन से पहले, तो जब वो जमीन के नीचे आ जाएंगे तो उन पे बैक्टीरियल, बायोकेमिकल, थर्मल चेंजेस आएंगी। अंदर जमीन के अंदर हाई प्रेशर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, तो वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो स्लोली, क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं नीचे जमीन में, तो वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद है उस डेड बॉडी में, वो आहिस्ता 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 डिकम्पोज होगा। और इसको डिकम्पोज होने में मिलियन ईयर्स लगते हैं, लाखों साल लगते हैं। तो लाखों सालों के बाद जो एक सब्सटेंस मिलेगा उसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। फॉसिल फ्यूल क्या है? फॉसिल फ्यूल एक हाइड्रोकार्बन मटेरियल कंटेनिंग सब्सटेंस होता है। हाइड्रोकार्बन मटेरियल कंटेनिंग सब्सटेंस, तो इसमें ये प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं जिसमें आपको हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग मटेरियल मिलेगा। तो हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग मटेरियल मिलेगा तो 3 कॉमन टाइप्स हैं फॉसिल फ्यूल्स की, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अब ये फॉसिल फ्यूल बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के बाद कोल, कोल के बाद पेट्रोलियम। तो दीज आर द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो ये 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो हमें कहां से मिलेंगे? प्लांट्स और एनिमल से, या तीसरी अगर प्लांट एनिमल के साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ले लें। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो छोटे छोटे आपके मेरीन एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोटोजोन्स हैं, उनसे हमें जो है क्या मिलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल सकते हैं या फॉसिल फ्यूल्स मिल सकते हैं। उन फॉसिल फ्यूल्स की 3 जो में कॉमन टाइप्स हैं, नेचुरल गैस हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम होगा। अब इनके वेरियस यूजेस होते हैं, तो आए देखते हैं कि बुक हमें क्या बताता है कि ये क्या चीजें होती हैं। पहली बात ये है कि सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर अबंडेंट इन नेचर एंड कैन बी फाउंड इन वेरियस नेचुरल सोर्सेज। तो वो नेचुरल सोर्सेज सच एज फॉसिल फ्यूल्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो। अब ये सारी जो तीनों चीजें हैं ये डिकम्पोज होके, डेड होके हमें फॉसिल फ्यूल्स देती है। उन फॉसिल फ्यूल्स में 3 कंपोनेंट में आपको बताया क्या क्या होते हैं, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी इन वेरियस एस्पेक्ट। अब ये जो फॉसिल फ्यूल मिलेंगे, अब हमें मिल क्या रहा है? फॉर एग्जाम्पल कोल मिल रहा है, कोल के वेरियस स्टेजेस होते हैं। तो कोल हमारे किस काम का है? कोल हमें बिजली पैदा करके दे सकता है। जैसे हमारा थर्ड कोल प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहां पे कोयला मिलता है, वो कोयला हमें यूज करके, उस कोयले को यूज करके हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। और दूसरा, उसको हम बेकिंग के लिए यूज करते हैं। भाई जो ब्रिक्स बनती हैं, ईंटें जो बनती हैं ब्रिक फैक्ट्री में, उसकी बेकिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं। या जो पुराने दौर में जो मशीनरी है उसमें कोयला डलता था, यानी जो रेलगाड़ी का जो इंजन चलता था उसमें पुराने दौर में कोयला डलता था। तो आप ये सोर्स ऑफ, ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, दे आर सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये जो इनमें जो एनर्जी मौजूद है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये स्लोली एनर्जी देंगे, पर ये जल्दी दूसरी एनर्जी की फॉर्म्स की तरह वापस रीजनरेट नहीं हो सकते। यानी वापस इसको हम वंस अगर यूज कर दें तो फिर इनसे दोबारा एनर्जी जो है मिलने की तवक्का बहुत कम होती है। यानी इंटर कन्वर्जेंट वाली जो बात है वो इसमें बहुत कम रहती है। आगे चलें कि फॉसिल रिमेन्स या फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं। तो फॉसिल फ्यूल में 3 चीजें आ गई, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। व्हाट आर द फॉसिल फ्यूल्स? द रिमेन्स, फॉसिल रिमेन्स refers to a hydrocarbon containing material that is formed from ancient animals। अभी यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया एंशिएंट एनिमल्स का मतलब ये हो गया कि ये नहीं कि बूढ़े दरख्त होंगे,
यानी डेड प्लांट्स हैं जो मर चुके हैं या जो सूख चुके हैं पर उनमें अभी ऑर्गेनिक मैटर जिंदा है, उनके पत्ते सूख चुके हैं पर उनके फ्रेंड हल्के हल्के मौजूद हैं, तो वो जब जमीन में दफन हो जाएंगे, तो वो उनके ऊपर जो सिलो थर्मल, केमिकल, बायोकेमिकल और बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होगी, मिलियन ईयर्स लगेंगे, तब जाके हमें कोई आपका जो फॉसिल फ्यूल्स बन सकता है। ठीक है, तो एंड प्लांट्स दैट हैव बीन प्रिजर्व्ड इन रॉक्स एंड सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स ऐसा मैटर जो कि सॉलिड के बिलो मिले। नॉर्मली ये जो रॉक्स होते हैं, जो पहाड़ियों की जो रेत होती है, वो क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस हो या कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट हो, उसके नीचे मिलेगी आपको। दीज रिमेन्स इंक्लूड बोन्स। अब ये एनिमल बोन्स हो सकते हैं, एनिमल के टीथ हो सकते हैं, क्योंकि स्किन तो पहले ही गल सड़ जाती है। ठीक है, तो बोन्स और आपके टीथ हो गए, शेल्स हो गए, जो आपके टोर्टोइस वगैरह, जो टोर्टोइस क्या होता है, वो जो कुमी होती है, क्या कहते हैं उसको, वही। ठीक है, और इम्प्रिंट्स ऑफ लीव्स, पत्तों के जो थोड़े निशान रह गए थे, पत्ते उड़ गए हैं और थोड़े से जो निशान है उसमें थोड़ा सा जो बायोलॉजिकल मटेरियल है वो आपको फॉसिल फ्यूल दे सकता है। लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स। अच्छा, दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट क्लू अबाउट हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। यानी ये एक इंपॉर्टेंट एविडेंस है कि हजारों साल पहले जिंदगी का धरती पर वजूद था, वो हमें फॉसिल फ्यूल से पता चल जाता है। हम इसकी कार्बन डेटिंग करेंगे और इनकी एज का पता चल जाता है कि ये दरख्त कितना पुराना है, या ये पता जो मिला है हमें, ये जो इम्प्रिंट मिला है या कोई भी बोन मिला है या टीथ मिला है डायनासोर का, तो वो कितने हजार साल पुराना है, हम कार्बन डेटिंग से उसका पता लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कि फॉसिल रिमेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन एन ऑर्गेनिज्म, अब ऑर्गेनिज्म भी प्लांट भी हो गया, एनिमल भी हो गया, डाइज एंड इट रिमेन्स, और उसकी जो बकाया जाता है मरने के बाद क्विकली बरीड हो जाए, यानी जल्दी दफन हो जाए उसकी डिकम्पोजिशन से पहले। नॉर्मली आपने देखा होगा कि अगर कोई जानवर मर जाता है तो 2-4 दिन मोहल्ले में खुशबू होती है, उसके बाद जो है ना मामला साफ हो जाता है, यानी वो कंप्लीटली डिकम्पोज होके उड़ जाता है। पर अगर इसी डॉगी को अगर हम कहीं पे धरती में दफन कर देंगे तो मिलियन ईयर्स आप इंतजार करें तो पॉसिबल है आपको पेट्रोल मिल जाए। ठीक है, पॉसिबल है। तो दे आर फॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म व्हिच डाइज एंड इट्स रिमेन्स आर क्विकली बरीड सेडिमेंट्स, यानी धरती के अंदर, मट्टी के अंदर, रेत के अंदर दफन हो जाए और उसमें थर्मल डिकम्पोजिशन हो, तो उससे हमें फॉसिल फ्यूल मिल सकता है, चांस है। ठीक है, पर लाखों साल लगेंगे, इतने साल हम वेट नहीं कर सकते। अगर आज मिलता तो आज ही हम कर लेते काम को, ये था किसी को दफना देते, पर कल तो पेट्रोल मिलेगा नहीं आपको। द बरीड रिमेन्स बिकम कंप्रेस्ड। अब जब ये धरती में दफन हो जाएंगे, भाई एक मिट्टी का तह उसके ऊपर आ गया, फिर लोग उसके ऊपर चलने लगे, फिर दूसरी मिट्टी आ गई इनके ऊपर, तीसरी मिट्टी आ गई, जंजला आया, जमीन फट गई, अंदर चले गए, बहुत ज्यादा प्रेशर हाई हो गया। जितना आप डेप्थ में जाओगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद है वो उसको स्लोली आहिस्ता आहिस्ता इनमें सेरियल चेंजेस आएंगी और चेंजेस के नतीजे में हमें फॉसिल फ्यूल्स मिलेंगे। तो द बरीड रिमेन्स बिकम कंप्रेस्ड एंड ऑर्गेनिक मटेरियल स्लोली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फॉसिल फ्यूल्स लीविंग बिहाइंड मटेरियल्स ऑफ रॉक। तो मट्टी जो होगी, जो रेत होगी, वो इनके नीचे मिलेगी आपको, सेडिमेंट्री रॉक जिसको हम कहते हैं। बाकी मटेरियल आपको किसी लिक्विड या दूसरी फॉर्म में मिल जाएगा। तो फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, यानी इससे आप क्विकली तो नहीं, यानी स्लोली इसको किसी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, दोबारा उसी एनर्जी को इसमें रिकन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये ऐसी नेचुरल सोर्स है जो वंस आप यूज कर सकते हो, फिर दोबारा इसी फॉर्म में इसको लाना नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, इसको आप रिन्यू नहीं कर सकते। जैसे आपने भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास आ रही है, आपने क्या किया, उसको इलेक्ट्रिकल हीट का इलेक्ट्रिकल हीटर चलाया, उससे आपने उससे हीट एनर्जी ली, उससे आपने कुछ और काम कर लिया। तो हम यानी एनर्जी को, एक एनर्जी की फॉर्म को दूसरी में कन्वर्ट करें, ये वंस जब एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे तो दोबारा इनको रिन्यू करना जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो भाई देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। व्हाट आर दोस? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझने की जरूरत है कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और
कौन से कॉमन फॉसिल फ्यूल्स हैं जो हमें आगे चल के ऑर्गेनिक कंपाउंड देंगे? तो ये 3 हैं। एंड व्हाट आर दोस? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये सारे बनते कैसे हैं? ये सारे इस तरीके से बनते हैं कि जिंदा चीजें कंप्लीटली, जिंदा चीजें हो पर वो मर चुकी हो, पर वो कंप्लीटली डिकम्पोज ना हो चुकी हो, कंप्लीटली उड़ ना चुकी हो, अभी उनके रिमेन्स बाकी हो, तो अगर वो जो है जमीन के अंदर जो है हम गाड़ देंगे, या कुदरती वो अंदर जा चुके हैं किसी भी वजह से, ठीक है, तो वो लाखों सालों के बाद आपको फॉसिल फ्यूल्स देंगे, जिससे आप पेट्रोलियम, जिससे आप नेचुरल गैस, जिससे आप जो है कोल वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके, इसको हम बढ़ाते हैं आगे, कोल पे आते हैं, इसकी पहली सोर्स। तो फर्स्ट सोर्स इज व्हाट? कोल। कोयला क्या होता है? कोयला। अब कोयला तो शाहरुख खान की मूवी है, उसको छोड़ के बाकी कोयला क्या होता है? दूसरा कोयला जो आपको थर में मिलता है, हम उसकी बात करते हैं। तो कोल जो है एक ब्लैक और ब्राउन कलर का मटेरियल होता है। इट डिपेंड्स अपॉन उसके कलर जो है, उसकी प्रॉपर्टीज जो है डिपेंड करती हैं कि कोल के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। जब कोई दरख्त यानी प्लांट, जब डेड प्लांट जमीन के अंदर पूरा खत्म होने से पहले जमीन के अंदर आ गया है, तो उसमें मिलियन ईयर्स के बाद जो थोड़ी थोड़ी चेंजेस आएंगी, तो वहां से जो प्लांट है आपका, वो 4 डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के आपको क्या देगा? कोल देगा। तो वो 4 स्टेजेस क्या है? फर्स्ट स्टेज जो प्लांट है, जो अभी कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं हुआ, तो वो उसकी जो इनिशियल स्टेज है कोल की, दैट इज द पीट। और पीट में क्या है? 45 to 60% कार्बन है। पीट जो है इट इज द इनिशियल स्टेज। पहली बार कोल है क्या? कोल इज अ प्लांट ड्राइव, यानी ये प्लांट से मिलेगा। ब्लैक की जगह ये ब्राउन भी होता है, डिपेंड्स अपॉन कि कोल की स्टेज कौन सी है। तो आप यहाँ पे कलर आपको पता चल जाएगा। मटेरियल फाउंड बीनीथ यानी अंडर द अर्थ crust, and it is a solid fossil fuel that has significance over all the world। वर्ल्ड में इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? मैंने आपको बताया कि हम कोल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले सकते हैं, हम कोल से कोई मशीन ड्राइव कर सकते हैं, हम कोल को घर में बेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आपको अगर याद होगा, मे बी अगर आपके गांव में गैस नहीं है, तो हमें बचपन याद है, तो जब गैस नहीं होता था तो लकड़ियां जलाते थे। लकड़ियां जलाने के बाद उसके कोयले बनते थे। वो ये कोल और वो कोल में फर्क है, ठीक है। तो ये कोल जो है, ये कोयला भी जो हम लकड़ी जला के लेते थे, वो भी जो है ना रीयूज होता था। तो उसको भी हम जला के जो है सर्दियों में, जब हीटर का जमाना नहीं था, मैं बहुत पीछे की बात नहीं कर रहा, ये 90s की बात है, तो उस वक्त भी जब सस्ता दौर था, सादगी का दौर था, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो वो जो कोयले होते थे, जिसको सिद्धू में टांडे बोलते हैं, तो वो कोयलों से जो है उसको जला के कमरा गर्म करते थे, उसी पे बेकिंग भी हो जाती थी, उसी पे चाय भी हो जाती थी। तो ये सारा कुछ काम जो है उसमें लकड़ी पे हो जाता था। अभी भी लोग शौक में जब बाहर जाते हैं कहीं पे डिजर्ट एरिया पे, तो वही कोयला ही काम आता है। या आप कभी कहीं पार्क में जाते हैं तो वहाँ गैस के चूल्हे अवेलेबल नहीं होते, अब जो बारबेक्यू जो अरेंज करते हो तो उसमें कोयला ही डालते हो, ठीक है। तो चलिए भाई, तो प्लांट जो आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज हुआ, प्लांट बनता कैसे है? कहते हैं कोल इज फॉर्म्ड बाय स्लो थर्मल एंड बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स बरीड इनसाइड द अर्थ crust मिलियन ईयर्स अगो। अब 1 मिलियन में 10 लाख साल आते हैं, तो 10 लाख, कम से कम 10 लाख साल से ज्यादा अर्सा वो प्लांट धरती के अंदर रहा होगा, तब जाके ये बना है कोयला। तो इस कोयले में हमें क्या मिलने वाला है वो तो हम आगे देखेंगे। अब सिर्फ हम फॉसिल फ्यूल्स पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से फॉसिल फ्यूल्स हैं और इनकी कंपोजिशन क्या होती है और ये बनते कैसे हैं, ठीक है ना। तो प्लांट जब मर गया, तो डेड प्लांट जब दफन हो गया, तो इनिशियल स्टेज पीट बनेगी, पीट के बाद वो लिग्नाइट बनाएगा, लिग्नाइट के बाद वो बिटुमिनस कोल बनाएगा, बिटुमिनस कोल के बाद वो एंथ्रासाइट बनाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड लेने के लिए दिस इज द मोस्ट यूजफुल फॉर्म ऑफ कोल। अगर अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लेने हैं तो बिटुमिनस कोल इज द रिच सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जब आप इसको कार्बोनाइजेशन करेंगे इसकी, या थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे, तो कोल आपको 215 एरोमेटिक कंपाउंड देगा। कोल नहीं देगा, कोल में से एक दूसरा फ्रेगमेंट मिलता है कोल टार। वो कोल टार जो है वो आपको एरोमेटिक कंपाउंड देगा। यानी इसमें एरोमेटिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हैं जिसको हम कोल से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई कोल की टाइप पीट,
बीट इनिशियल स्टेज या फर्स्ट स्टेज कह लें, फर्स्ट स्टेज ऑफ द कोल है, इसमें 45 to 60% कार्बन है, यानी अभी भी इसमें 40 to 45%, 40 to 35% जो है इसमें क्या मौजूद है, इसमें 55% इसमें अभी भी ऑर्गेनिक मैटर और मॉइस्चर यानी पानी मौजूद है। तो ये स्लोली इससे क्या होगा, निकलेगा, स्लोली निकलेगा तो कार्बन की परसेंटेज जो है वो बढ़ती जाएगी। यानी यहाँ पे क्या, इसका क्या मतलब हुआ, कार्बन की परसेंटेज बढ़ गई लिग्नाइट में, मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गेनिक मैटर था, जो मॉइस्चर था, वो आहिस्ता आहिस्ता गैसेस की फॉर्म में वहां से एस्केप हो रहा है, निकल रहा है। ठीक है, जैसे जैसे निकलता जाएगा कार्बन की परसेंटेज बढ़ती जाएगी। तो जो लास्ट स्टेजेस को हम कहते हैं एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड इज द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ द कोल, ये बहुत ही हार्ड फॉर्म होती है। ठीक है, और बिटुमिनस कोल जो है ये सॉफ्ट फॉर्म ऑफ द कोल होता है। और मैंने आपको बताया कि ये जो बिटुमिनस कोल है, बिटुमिनस कोल से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड ले सकते हो। एंथ्रासाइड में क्योंकि देखें 5 से 10% टोटल इसमें कंपाउंड मिल सकते हैं और बहुत खर्चा आएगा, कंपाउंड जो मिलेंगे बहुत थोड़े होंगे। तो यूजफुल सोर्स जो है वो बिटुमिनस कोल है। तो भाई हर कोल की इंपॉर्टेंस क्या है कि इट इज अर्लीस्ट स्टेज ऑफ द कोल फॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ फॉसिलाइज्ड रिमेन या प्लांट के जो रिमेन्स होंगे। इट हैज वेरी लो हीट कंटेंट, यूजफुल एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, यानी आप घर में लकड़ी की जगह पे, गैस की जगह पे आप इसको जला के एनर्जी ले सकते हो। ठीक है, तो लिग्नाइट भी यही है कि इट इज अ ब्राउनिश ब्लैक कलर, यानी ये डार्क ब्राउन कलर का होगा, सॉफ्ट कोल है। इट इज टिपिकली यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट, यानी पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो यूजफुल कोल होगा वो लिग्नाइट होगा। तो आप क्या समझते हो, तो आपको सर में कौन सा कोल मिलने वाला है, लिग्नाइट, क्योंकि हम उसको किसके लिए यूज करें, उसको इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करें तो हमें क्या मिलेगा, लिग्नाइट मिलेगा। ठीक है भैया, तो बिटुमिनस कोल मैंने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रिक जनरेशन अपनी जगह पे, स्टील प्रोडक्शन में ये कार्बन है। तो कार्बन मैंने आपको बताया था आयरन की मेटलर्जी में, अगर आपको याद हो, तो कार्बन क्या करता है कि जो आयरन ऑक्साइड है उससे ऑक्सीजन को निकालता है। जब ऑक्सीजन निकलता जाएगा तो आयरन की परसेंटेज बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो एंथ्रासाइड क्या, इट इज डार्क ब्लैक कलर और हार्ड कोल है। इट इज हाईएस्ट रैंकिंग कोल और विथ द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नेसेस, पावर स्टेशंस एंड डोमेस्टिक फ्यूल। तो सारे कोल जो हैं, सारे कोल जल के एनर्जी देंगे, जितनी भी कोल की फॉर्म है सारे जल के एनर्जी देंगे, पर सबसे जो यूजफुल फॉर्म है फॉर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन वो कौन सी है, लिग्नाइट है। इवन तो एंथ्रासाइड भी है और ज्यादा कौन सी है, लिग्नाइट है। अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए तो सबसे बेस्ट सोर्स कौन सी है, तो देन सबसे बेस्ट सोर्स कौन सी है, देन आपकी बिटुमिनस कोल है, देन आपकी बिटुमिनस कोल है। बिटुमिनस कोल आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की सोर्स देगा। इसमें कोई क्वेश्चन, एक मिनट बाद देख लें, स्क्रीनशॉट भी ले लें, एक मिनट देख लें। ये जो वर्ड पेट्रोलियम है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैटिन वर्ड्स। तो पेट्रोलियम जो वर्ड है इसमें दो वर्ड है, पेट्रा, पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल। तो इसका जो अर्ली नेम था वो था रॉक ऑयल, क्योंकि शुरुआत में जो पेट्रोलियम मिला था वो बीनीथ रॉक्स मिला था, पहाड़ियों के अंदर मिला था, तो इसका नाम रॉक ऑयल रखा गया। रॉक क्यों रखा गया, क्योंकि जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जो रॉक का जो पाउडर है वो इस लिक्विड के अंदर नीचे इसकी तह में मिलता है, तो इसलिए इसको नाम जो है रॉक ऑयल रखा गया। तो अगर पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम भी कैसे बनता है, उसी तरह से बनता है जैसे कि आपका कोल बना था, पर यहाँ पे कुछ सिलसिला डिफरेंट है। तब पेट्रोलियम और रॉक ऑयल, और इसको क्रूड ऑयल भी कहते हैं, इसको मिनरल ऑयल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मिनरल ऑयल भी कहते हैं। इस थिक ब्लैकिश लिक्विड, या इसको थिक ब्लैकिश भी कह सकते हैं या ब्राउन ब्लैकिश भी कह सकते हैं मुख्तलिफ बुक में, दैट ओजेज आउट, जमीन से निकल आता है, अर्थ क्रस्ट है क्या। इट इज अ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ, पेट्रोलियम में आपको अल्केन्स मिल जाएंगे, आपको साइक्लो अल्केन मिल जाएंगे और आपको एरोमेटिक कंपाउंड मिल जाएंगे। यानी आपको अल्केन्स मिलेंगे, साइक्लो अल्केन्स मिलेंगे और एरोमेटिक कंपाउंड। ये हमारा बुक कहता है। अगर आप दूसरे बुक देखेंगे तो आपको अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, उसके बाद साइक्लो अल्केन्स, एरोमेटिक कंपाउंड, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके साथ साथ जो है नीचे एक आपको जो है काला काला लिक्विड मिलेगा जिसको हम डांबर कहते हैं, एस्फाल्ट, कार्बन कंटेनिंग मटेरियल, जो रोड का कारपेट बनाने के काम आता है। तो भाई क्या है, पेट्रोलियम इज फाउंड
formed from the ancient marine animals that were buried million years ago. तो इसको पेट्रोलियम को बनाने के लिए we need marine animals, यानी जो जानदार चीजें पानी में रहती हैं, ठीक है, पानी में रहती हैं, वो जब जो है लाखों साल पहले अगर वो डेड हो गई थी, अगर उसी समंदर में या उसी दरिया के अंदर डूब गई थी, तो लाखों सालों के बाद वो आपको पेट्रोलियम देंगे। अब मिलता पहाड़ों पे बात करें हम के मेरीन एनिमल देते हैं, थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज है, पहाड़ पे दरिया तो नहीं हो सकता है, समंदर पर ठीक है, वो तेरा एतबार कर लें, ठीक है। तो इट इज यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। पेट्रोलियम हम गाड़ियों में क्या भरते हैं? पेट्रोल भरते हैं। पेट्रोलियम नहीं भरेंगे, पेट्रोल भरते हैं। पेट्रोलियम की जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे, यानी इसकी रिफाइनिंग करोगे, तो आपको एक कार्बन से लेके 50 कार्बन तक मिलेंगे। एक कार्बन से लेके, पुराना बुक कहता था 40 मिलेंगे, ठीक है। तो अब जो है आपको एक कार्बन से लेके 50 कार्बन वाले कंपाउंड मिलेंगे, पर इसमें जो यूजफुल हैं वो थोड़े ही कंपाउंड है। सारे 1 से लेके 50 कार्बन कंटेंट वाले कंपाउंड यूजफुल नहीं होंगे। यूजफुल होंगे आपकी नेचुरल गैस, जिसमें फ्रॉम 1 कार्बन टू 4 कार्बन होते हैं, वो भी पेट्रोलियम के साथ मिलेगी, नेचुरल गैस जो है। दूसरा गैसोलीन या पेट्रोल होते हैं, जिसमें 5 से लेकर 10 कार्बन होते हैं। फिर डीजल ऑयल होता है, मोबिल ऑयल होता है, केरोसिन ऑयल होता है, पैराफिन मैक्स होती है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, तो इनकी वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। मैंने कल आपको बताया था कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन होती है, पर जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, तो एक्सटेंट ऑफ कंबशन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, यानी उनके जलने की एबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो सबसे अच्छे नॉन टॉक्सिक, नॉन पॉल्यूटेंट जो हाइड्रोकार्बन होंगे, जो पेट्रोलियम फ्रेगमेंट होंगे, वो नेचुरल गैस होती है। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये जो है कम पॉल्यूशन काज करते हैं और जल्दी रिच एनर्जी सोर्स हैं, क्योंकि गैस है, जल्दी जल के आपको एनर्जी देगी। तो भाई द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स जो पेट्रोलियम से मिलती हैं, उसमें गैसोलीन यानी पेट्रोल हो गया, पेट्रोल के बाद केरोसिन, मिट्टी का तेल, डीजल जो है वो बड़ी गाड़ियों में पड़ता है, नेफ्था। उसके बाद पैराफिन मैक्स। पैराफिन मैक्स क्या है कि अगर कार्बन कंटेंट 18 से ऊपर है, अगर 18 या 18 से ज्यादा कार्बन है, इक्वल टू और मोर देन, तो वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जो पेट्रोलियम में मिलेगा, वो सॉलिड होगा। और ये जो सॉलिड होते हैं, ये बिल्कुल क्या होते हैं? साफ सॉलिड होते हैं। हम सर्दियों में अक्सर क्या यूज करते हैं? वो जो पेट्रोलियम जेली यूज करते हैं। भाई होंठ में क्रेक आ गया, हील में क्रेक आ गया, ठीक है, तो वो आप जो है फिर हाफ स्माइल करते हो, अजीब मुंह लगता है, ठीक है, इधर कट लगा हुआ है, आप हंसने की कोशिश करते हो पर हाफ स्माइल आती है, बहुत ही अजीब चेहरा लगता है, ठीक है। वो डिटोनिक वाली स्माइल जो आती है, तो उसमें आप क्या करते हो? आप पैराफिन वैक्स लगाते हो, ठीक है। ये पैराफिन वैक्स एक क्या है? अल्केन्स इनर्ट मटेरियल होते हैं। जब आप होठों पे लगाएंगे तो एयर जो ड्राई एयर है सर्दियों में, लो टेम्परेचर पे वो आपके क्रेक से कोलाइड नहीं करेगी, तो वो जो वुंड है वो हील हो जाएगा और आपकी मुस्कुराहट पहले जैसी हो जाएगी, हाफ पार्शियल स्माइल जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें भी यही है कि जो पेट्रोलियम है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। वन इज द पेट्रा मीन्स ओलियम, पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल। और ये बनता कैसे कि मेरीन एनिमल्स जब दफन हो जाएंगे, तो लाखों सालों के बाद हमें पेट्रोलियम मिलेगा। कहाँ मिलेगा? दफन कहाँ हुए थे मेरीन एनिमल्स? पानी में। और पेट्रोलियम कहाँ मिल रहा है? यानी ये वो बात हो गई, मे भी ऐसा हो, हम भूल रहे हैं। तो भाई ये पहाड़ के ऊपर भी पहले पानी बह रहा हुआ, हमें क्या पता, लाखों साल पुरानी बात है। तो अभी ये पहाड़ ऊपर आ गए, पहले नीचे होंगे। तो समंदर में भी पहाड़ होते हैं, अगर आपको पता हो तो टाइटैनिक किससे टकराया था? टाइटैनिक किससे टकराया? तो पहाड़ से टकराया था ना, तो वो समंदर के अंदर था। वो आइस भी भाई, पहाड़ से आइस तो टूट जाती। अब इतना मुझे डिटेल पता नहीं, पर मुझे ये पता है कि वो नीचे अंडरग्राउंड में एक पहाड़ था, बर्फ का पहाड़ था, उससे टकराया था। तो बर्फ का पहाड़ भी तो पहाड़ ही हुआ ना, तो ऊपर बर्फ जमी हुई थी, नीचे तो हार्ड मटेरियल था। खाली बर्फ से ऐसे पहाड़ नहीं बना सकती ना, यानी बर्फ का पहाड़ था, मतलब उसका बेस जो है वो पहाड़ ही था। चले भैया, इसको भी मिटाते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं नेचुरल गैस।
व्हाट इज नेचुरल गैस? ये जो घर में जलाते हैं गैस, दैट इज अ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस का भी फंडा वही है। नेचुरल गैस का भी फंडा वही है कि ये भी कैसे बनती है कि जब मेरीन एनिमल्स की बायोकेमिकल, थर्मल, बैक्टीरियल, हाई प्रेशर पे सिर्फ डिकम्पोजिशन होगी तो हमें नेचुरल गैस मिलेगी। तो नेचुरल गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ मेरीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे एक चीज ऐड की गई है, मेरीन हो पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी छुटकू नाम नजर आने वाले, हमारी आंख जिनको देख ना सके, वो जब जो है मर जाएंगे, दफन हो जाएंगे, तो वो हमें क्या देंगे? नेचुरल गैस देंगे। अच्छा, मीथेन गैस ये भी नेचुरल गैस इज मिक्सचर ऑफ लो वॉल्यूम हाइड्रोकार्बन। तो इसमें आपको मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, इनके साथ साथ क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। द हाईएस्ट कंपोनेंट नेचुरल गैस में जो ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज मिलेगी वो मीथेन। तो हमारी पुराने बुक में लिखा हुआ था कि मीथेन जो सुई गैस है उसमें 94.6% है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 85 to 90%, यानी मैक्सिमम जो मीथेन कंटेंट होगा नेचुरल गैस में, न्यू बुक कहता है कि 85 to 90, पुराना बुक कहता था कि 94.6% उसमें क्या मौजूद होगा? उसमें मीथेन मौजूद होगी। और वो बलूचिस्तान में एक औरत जो है सुई लेके बैठी थी, वहां सुई से वो गैस निकल गई, तो इसको सुई गैस नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? सुई गैस। मतलब क्या है? सुई बलूचिस्तान में एक विलेज है, सुई बलूचिस्तान में एक गांव है जहां पे इसका पहला ऑयल या कुआं मिला था, उस वजह से इसका नाम सुई गैस रखा गया था। तो नेचुरल गैस को पाकिस्तान में सुई गैस भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है? तो इसमें हाईएस्ट कंपोनेंट मीथेन है। नेचुरल गैस इज मोर बेनिफिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी देन कोल एंड पेट्रोलियम। ये ज्यादा फायदेमंद जो सोर्स है वो नेचुरल गैस है। किससे? कोल और पेट्रोलियम से। क्यों है? क्योंकि इसके कंपोनेंट जो हैं लेस पॉल्यूटेड हैं। लेस पॉल्यूशन क्या करेंगे? काज करेंगे, इस वजह से ये ज्यादा है। तो पाकिस्तान में पहली मर्तबा जो गैस डिस्कवर हुई थी सुई में, वो 1952 में हुई थी। 1952 में, ठीक है। तो सुई गैस में बलूचिस्तान में डिस्कवर हुई थी। अब खैरपुर और जो है घोटकी डिस्ट्रिक्ट में आपको नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के ज़खायर कादरपुर में, मारी गैस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप कभी घोटकी से गुजरे हैं और आपको ऊपर जो है वो शोला दिखाई देता है, तो कश्मीर वालों अगर आप अपने छत से देखेंगे घोटकी की तरफ, तो अगर आपको ऊपर शोला दिखाई दे तो ये वो गैसेज हैं जो कि एयर को पॉल्यूट करती हैं। तो इनको ऊपर, थोड़ा सा ऊपर हाइट पे बर्न करके जलाया जाता है, ठीक है। बाकी जो काम की गैसेज है वो पाइप के थ्रू आपके घर तक आती हैं। अब एक छोटी सी टॉपिक और है, जरा शांति रखें बेटा। नेचुरल प्रोडक्ट्स। नेचुरल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? अब नेचुरल प्रोडक्ट की बात करें तो नेचुरल प्रोडक्ट यानी ऐसी प्रोडक्ट्स जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिले, या प्लांट्स और एनिमल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटी से मिले, यानी प्लांट्स और एनिमल्स ने कुछ ऐसा किया कि उसने कोई नेचुरल प्रोडक्ट दे दिया। एक सिंपल सा मिसाल बता दूं तो ये जो सिल्कवर्म होता है, सिल्कवर्म देखा है आपने? सिल्कवर्म वैसे तो डिजीज का नाम है। तो सिल्कवर्म एक कीड़ा होता है जो मलबेरी प्लांट पे सेल्यूलोज खाता है। क्या खाता है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है? धागा, कपड़े वाला। तो जब उसने वो धागा खाता है, तो जब वो उसकी एक्सक्रीशन होती है, तो उसकी जो एंड प्रोडक्ट है वो सेल्यूलोज धागा बनता है। तो वहां से साइंटिस्ट जो है वो क्या कहते हैं, उनको एक होप मिली और उन्होंने कॉटन का कपड़ा बनाना शुरू किया। तो कॉटन के कपड़े की जो शुरुआत थी वो यहां से हुई थी कि भाई उस कीड़े ने ठीक है मलबेरी प्लांट को खाया था, उसमें जो मौजूद सेल्यूलोज था, जब उसने एक्सक्रीट किया उसको, तो वहां से धागा निकला था। तो उस धागे से साइंटिस्ट ने क्या किया? कपड़ा बनाया, जिसके आप कपड़े बड़े शौक से पहनते हो। तो ज्यादा मैं कुछ नहीं कहता। तो मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, चलो ये करिए ना बात होगा शौक में पॉइंट वहां ये करे घूमता हो। आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रोब्स मींस माइक्रो एनिमल्स। तो नेचुरल प्रोडक्ट जो है आपको मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड से आप क्या करते हैं? आइसोलेट करते हो। यानी ये कंपाउंड अर्लियर
उस नेचुरल सबस्टेंस में मौजूद होते हैं। आप सिर्फ उनको कोई टेक्निक यूज करके क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। जैसे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एंड दीज कार्बन कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड और बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, और जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये भी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो उनको आइसोलेट करने को तरीके को हम नेचुरल प्रोडक्ट्स कहते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स यानी उनके आइसोलेशन से बनते हैं। तो आगे क्या है कि दे आर टिपिकली प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स थ्रू नेचुरल मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी उनकी मेटाबॉलिज्म हुई, उससे कोई मॉलिक्यूल बना। फॉर एग्जांपल प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है भाई, हमारे जिस्म में 20 अमीनो एसिड होते हैं, उस 20 में से 10 एसेंशियल है जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, 10 नॉन एसेंशियल है जो हमारी बॉडी बना सकती है। ऑन द रफ हमारे जिस्म में 10,000 प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अगर हम एक अंदाजे के बेसिस पे 10 हमारी बॉडी बनाती है, 10 हमें फूड से लेनी है, तो हम अज्यूम करें कि 5,000 प्रोटीन नहीं बनेंगे। अगर हम खाने में ये प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमने जो खाना खाया था उसमें जो प्रोटीन थे उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी। ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू क्या होंगे, उस एसेंशियल अमीनो एसिड में प्रोटीन टूट के हमें देगा, बाद में ये प्रोटीन क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। तो आपके जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं या तो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी से या किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस से बन जाते हैं, या फिर नेचुरली वो मौजूद होते हैं, आप उनको आइसोलेट करते हैं, ठीक है, थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स। तो extracted through various methods such as distillation, fermentation, purification। अब fermentation में आप नए सिलेबस में है कि नहीं, पुरानी में ये था कि fermentation में हम इथाइल अल्कोहल बनाते हैं। इथाइल कैसे बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट से इथाइल अल्कोहल बनता है, इस रिएक्शन को fermentation कहते हैं। नई बुक में है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। These natural products are utilized for cosmetics। आप इनकी कॉस्मेटिक्स बनाती है। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ये जो पैराफिन वैक्स है इसको आप जो है फटे होंठ पे और फटी एड़ी पे लगा सकते हैं, एड़ी पे, ताकि आपका जो जख्म है वो भर जाए। मेडिकल न्यूट्रिशनल रीजन से इनको हम यूज करते हैं। भाई ये जो जड़ी बूटियां होती हैं इनमें क्या होता है, इनमें कुछ केमिकल कंपाउंड होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए एसेंशियल होते हैं, पर वो मिक्सचर की फॉर्म में होते हैं। इस वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, फायदा देते हैं। जो आप मेडिकल स्टोर से लोगे उसमें वो सिलेक्टिव ड्रग जो है निकाली जाती है, आपको जितनी चाहिए वो जल्दी अवेलेबल होती है। जो आपकी जड़ी बूटी होगी, जो आपकी नेचुरल प्रोडक्ट होगी, वो आपको वही चीज देगी, पर इनडायरेक्टली देगी, आहिस्ता 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 देगी, ठीक है। तो ये फर्क होता है आपका। सम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स आर ग्लूकोज, ग्लूकोज आपको नेचुरली मिलता है, सेलुलोज, इंसुलिन, कोलेस्ट्रॉल, कैफीन, निकोटीन, मेंथोल और पिपरमेंट, ये सारे ऐसे कंपाउंड हैं। अगर इनके यूजेस की बात करें तो ग्लूकोज हमारी ब्लड में मौजूद होता है। जो भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं अंदर जाके मेटाबॉलिज्म के बाद वो ग्लूकोज ही देता है। इंसुलिन हमारी शुगर को कंट्रोल करता है, पैंक्रियास से रिलीज करता है इसको। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल का काम ये होता है कि अगर नॉर्मल रेंज में है तो ये बेनिफिशियल होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड में और जो आपकी आर्टरीज में स्टोर होता है। ये एक्सेस में है तो आपकी आर्टरीज और वीन को मिला करेगा, अटैक करा सकता है। कैफीन आपको चाय में मिलेगा और पेप्सी कोल्ड ड्रिंक में मिलता है। तो लड़कियां अक्सर चाय की जगह पे प्रेफर करती हैं पेप्सी को। रीजन ये है कि पेप्सी और चाय दे आर अल्टरनेट ऑफ ईच अदर। अगर आपको गर्म अच्छा लगता है तो आप चाय के तरफ जाए, अगर आपको ठंडा अच्छा लगता है तो गो फॉर द पेप्सी। पेप्सी में कैफीन होता है। कैफीन क्या है, कैफीन एक ड्रग है। अब ड्रग दो किस्म की होती है, एक नशे वाली, दूसरी आपको एक्टिव रखने वाली। तो कैफीन को कुछ जो टर्म यूज करते हैं वो ये होती है, यानी ऐसी ड्रग जो आपको एक्टिव रखे, जो आपको एक्टिव रखे, तो कैफीन उसमें आता है। निकोटीन चाय में होता है, ये भी उसमें आता है, ठीक है। और मेंथोल, मेंथोल जो है आपको जो पुदीना जो होता है उसमें जो खुशबू आती है वो मेंथोल की होती है। पेपरमेंट जो है पेट को साफ करने के लिए दवाई है। तो ये सारी नेचुरल प्रोडक्ट्स आपको प्लांट से और एनिमल से मिलेंगी। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, और बाकी जो है वो हम मंडे को आपकी टेस्ट है, और मंडे को जो आपकी टेस्ट है, टेस्ट किस में होगी,